शक्ल देख के ना बोली थी, एक सरकारी नौकरी फेंक के मारे, पूरा खानदान हाँ बोल गया। आज मैं इनकी बीवी हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल एजुकेशन हब गोड्डा में। तो जैसा कि हमने देखा था कि पहला चैप्टर जो हम लोग का था द लिविंग वर्ल्ड यानी कि जीव जगत, हमारा क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। हमने एनसीईआरटी भी डिस्कशन कर लिया था। आपने नहीं देखा तो लास्ट वीडियो का आप देख लें, उसमें पूरी एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है और साथ में क्वेश्चन आंसर मैं बताया हूँ, लिखवाया नहीं हूँ लेकिन समझा दिया हूँ। क्लियर है? तो नीट और बोर्ड के लिए स्पेशली खास करके हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर थोड़ा ध्यान देंगे। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आप वहाँ पे लाइन वाइज जब रीडिंग मारिएगा तो वहाँ से आप मतलब अपने क्षमता अनुसार क्वेश्चंस एनसीईआरटी जब भी रीडिंग मारिएगा तो लाइन बाय लाइन रीडिंग मारते हुए मन में उसको घुमाइए कि बोलना क्या चाह रहा है। 4-5 बार मन में दोहराने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकी का पिता। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला है जॉन रे, ऑप्शन बी लिनियस, ऑप्शन सी अरस्तु, उसको इंग्लिश में अरिस्टोटल लिखा जाता है, ऑप्शन डी लेमार्क। कौन था? याद है? लिनियस। जिसने भी आंसर लिनियस दिया उनका सही है। अब होता है शब्द स्पीसीज। मतलब स्पीसीज शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन बी लिनियस है, ऑप्शन सी अरस्तु है, ऑप्शन डी जॉन रे। शब्द स्पीसीज किसके द्वारा दिया गया? तो जॉन रे द्वारा दिया गया। आप अपना असेसमेंट करते जाइएगा कि आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है। आप जहां भी पढ़े आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपका भविष्य आपके पढ़ाई पे निर्भर करता है। अब नंबर 3 देखते हैं, पुस्तक सिस्टेमा नेचर किसने लिखा? एक बुक है सिस्टेमा नेचर जिसमें कि एनिमल्स का एक्सप्लेनेशन है। क्लियर है? तो किसने लिखा? ऑप्शन ए चरक है, ऑप्शन बी लिनियस है, ऑप्शन सी जॉन रे, ऑप्शन डी कैंडोल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, जीवों में अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है? विविधता का क्या मतलब हो गया कि एक से अधिक प्रकार के जीव। तो कहाँ पाए थे? ऑप्शन ए है घास के मैदान में, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है समशीतोष्ण वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन डी पर्णपाती वन। समशीतोष्ण का इंग्लिश टेम्परेट फॉरेस्ट, उष्णकटिबंध का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, पर्णपाती का डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो कौन सा कहाँ पे अधिकतम मिलेगा? आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, जीवों के विकास इतिहास को कहा जाता है? यह मैंने पढ़ाया था। किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी को, फाइलोजेनी को, ओंटोजेनी को या इवोल्यूशन को? किसे कहा था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही है? जिसने भी आंसर बी दिया उनका सही है। क्लियर है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, टैक्सोनॉमी की आधारभूत इकाई यानी कि फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट किसे कहा जाता है? किस कैटेगरी को कहा जाता है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए जीनस है, ऑप्शन बी स्पीसीज है, ऑप्शन सी किंगडम है, ऑप्शन डी सब स्पीसीज है। तो हमको पता है कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में सबसे नीचे नीचे कौन आता है? हमारा स्पीसीज, मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हायरार्किकल कैटेगरी में सबसे ऊपर आती है? मतलब जो हमारा वर्गीकी पदानुक्रम जो है उसमें सबसे टॉप पे यानी सबसे ऊपर कौन सा आता है? तो कौन सा कैटेगरी आता है? ऑर्डर, क्लास, स्पीसीज, किंगडम। सबसे नीचे कौन आता है? स्पीसीज। सबसे ऊपर किंगडम। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक नाम ले आता है, किससे ले आता है? इंग्लिश से, लैटिन से, संस्कृत से या अरबिक से? तो यहाँ
बी ऑप्शन लैटिन सही है, क्योंकि लैटिन क्या है, एक मृत भाषा है जिसका अर्थ नहीं बदलता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दी? तो किसने दी, किसी को याद है? याद यदि नहीं है तो आप लापरवाही कर रहे हैं। इतना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10, सिस्टेमेटिक्स यानी वर्गीकीय अध्ययन है, किसका अध्ययन है? जीवों के समूहों के मध्य विविधता, ऑप्शन बी जीवों का समूहीकरण, जीवों की पहचान और समूहीकरण, जीवों के नामकरण तथा वर्गीकरण। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए जीवों के समूहों के मध्य विविधता। क्वेश्चन नंबर 11, टैक्सोनॉमी का अर्थ है क्या है? वर्गीकरण, नामकरण, पहचान, इनमें से सभी। हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमी में, वर्गीकरण, नामकरण, पहचान सब पढ़ा था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए जब भी आप क्वेश्चन हल कीजिएगा ऑब्जेक्टिव में, तो ऐसा नहीं कि हम वर्गीकरण देख लिए तुरंत, अरे सर ये तो वर्गीकरण है इसमें, मार दिए फट से, ऐसा नहीं करना है। जब आपको नीट में दीजिएगा, मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 का OMR है 1 2 3 4, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मान लिया आपने वर्गीकरण सोचा और तुरंत रंगना शुरू कर दिया, इसको रंग डाला, तब क्या हो गया? आपने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी। तो इसमें क्या हो गया, आप अब चाह के भी नहीं सुधार सकते। यदि आप यहाँ पे भी फिल कर दीजिएगा बाद में, तो ये क्वेश्चन गिना ही नहीं जाएगा, काउंट ही नहीं होगा। क्लियर है। तो नीट में ऐसा ही रहता है, OMR सीट में। आपने शायद अभी तो स्टेट बोर्ड में OMR सीट पे नाम भरना सीख लिया होगा। तो नीट का ऐसा ही फॉर्मेट में आता है, 180 क्वेश्चन आते हैं टोटल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जीवों का वर्गीकरण जो सभी प्रमुख लक्षणों पर आधारित होता है। मतलब वैसा वर्गीकरण जो जीवों के सभी मुख्य या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को लेता है, उसी पे बेस्ड होता है। तो कौन सा है आपका? आर्टिफिशियल है, क्लासिकल है, या नेचुरल है, या हाइड्रोजेनेटिक है? कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्या था, प्राकृतिक वर्गीकरण में क्या था, हम उसके लक्षणों पे लेते थे, उसका वर्गीकरण करते थे आकार के लक्षणों पे। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्न में से किसमें अधिकांश लक्षणों में समानताएं पाई जाती है? हमको पता है कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, समानताएं घटेगी, लेकिन जब ऊपर से नीचे आएंगे तो समानताएं बढ़ेगी। क्लियर है। इसको देखिए याद रखने का एक नियम है, ठीक, नियम या ट्रिक बोल लीजिए। पूछ रहा है कि समानताएं वाली जहां बात आएगी तो हमको सीधी सी याद है कि यदि हमको कैटेगरी ऊपर से नीचे आना है तो उसका तो क्या होगा, उसका तीर क्या होगा, समानताएं वाले तीर उल्टी होगी। मतलब जब ऊपर से नीचे आएंगे तो समानताएं का तीर उल्टा, यानी कि समानताएं क्या होगी, बढ़ेगी। वही जब नीचे से ऊपर कैटेगरी मतलब जाना है, बोलेगा निम्न से उच्च, तो क्या होगा, समानताएं घटेगी, ठीक उल्टा तीर। क्लियर है। तो इसमें देखते हैं अधिकांश लक्षण में समानता किसमें मिलेगी, जो सबसे नीचे वाला। सबसे नीचे वाला कौन है, देखते हैं यहाँ पे। स्पीसीज हमको पहला ऑप्शन पे मिल गया, तो दूसरा पे जीनस है, तीसरा पे क्लास है, चौथा पे डिवीजन है। जब हमको पहला ऑप्शन मिल गया और जब सटीक आंसर है तो हम इसको ऑप्शन ए को लॉक करते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अब एग्जाम में कभी भी जाइएगा तो क्वेश्चन देख के खुश नहीं होना है कि हमको तो ये आता है, हो सकता है उसमें कुछ घुमा दे। तो पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, फिर चारों ऑप्शंस को देखना है, उसके बाद अपना आंसर अप्लाई करना है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्गीकीय समूह के किसी भी प्रकार का जीव कहलाता है। क्या कहलाता है, हम लोग पढ़े थे, वर्गीकीय समूह के किसी भी प्रकार का जीव कहलाता है। क्या कहलाता है, टैक्सोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवों के हायरार्कियल क्लासिफिकेशन में रैंक या लेवल है। रैंक या लेवल क्या है हायरार्कियल ऑर्डर में, हमारा टैक्सोन है, या फिर कैटेगरी है, या फिर की है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। हमारा क्या है, याद होगा किसी को, रैंक क्या है, रैंक एक्चुअल में एक कैटेगरी है, मतलब बताता है कि वो किस कैटेगरी में है, किस कौन से लेवल में है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा हायरार्कियल मतलब हायरार्क ऑर्डर या हायरार्कियल ऑर्डर सही नहीं है, मतलब वर्गीकीय पदानुक्रम कौन सा, उसका क्रम सही नहीं है। ए में दिया है फाइलम, ऑर्डर, फैमिली,
बी में दिया है क्लास, फैमिली, जीनस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फैमिली, क्लास, ऑर्डर। चलो मैं चेक करते हैं। हमको पता है क्या, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी याद है सबको, क्या था? सबसे नीचे स्पीसीज, फिर जीनस, जीनस, फिर फैमिली, याद है, ऑर्डर, उसके बाद क्लास, उसके बाद फाइलम या डिवीजन, याद है, उसके बाद किंगडम। टोटल 7 कैटेगरीज थे, 1 2 3 4 5 6 7। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो हम लोग यहाँ ऑर्डर चेक करते हैं, क्या है, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली। मीन्स फाइलम, ऑर्डर, फैमिली मतलब क्या आ रहा है, उच्च से निम्न की ओर जा रहा है, और इसका सीक्वेंस क्या है, सही है, मतलब आगे पीछे नहीं किया है, मतलब ये तो सही है। अब चेक करते हैं बी को, क्लास, फैमिली, जीनस, क्लास, फैमिली, जीनस, ये भी ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ये भी घटते क्रम में जा रहा है। ऑप्शन सी, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इसका भी सही है। घटते क्रम या बढ़ते क्रम नहीं बोला, बस बोला है कि कौन सा ऑर्डर सही नहीं है, मतलब कौन सा क्रम सही नहीं है। ऑप्शन डी बचता है लास्ट में, तो देखते हैं, फैमिली है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर, मतलब ऐसे गया फिर ऐसे आ गया, तो क्या है, ये इसका क्रम सही नहीं, मतलब इसे गड़बड़ है। तो मेरा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। टैक्सोनॉमी का पहला चरण है, क्या है, हम लोग पढ़े थे, देखते हैं यहाँ, नामकरण, पहचान, वर्णन या वर्गीकरण। तो क्या है, पहचान हमारा पहला स्टेप होता है टैक्सोनॉमी में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18, एक टैक्सोन है, नजदीकी संबंध वाले फैमिली का समूह, नजदीकी संबंध वाले जीवों का समूह, पदानुक्रम, वर्गीकरण में एक रैंक या लेवल, किसी भी रैंक की वर्ग की इकाई। तो क्या है, टैक्सोन जो है किसी भी रैंक की वर्ग की इकाई है, टैक्सोनॉमिकल यूनिट है। क्लियर है? वर्गीकरण का आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया, मतलब कृत्रिम वर्गीकरण का तंत्र किसने दिया था, मतलब ऑप्शन ए है डी कैंडोले, सी है लिनियस, बी है लिनियस, सी है थियोफ्रेस्टस, डी है बेंथम एंड हुकर। तो किसने दिया था, थियोफ्रेस्टस ने वर्गीकरण का कृत्रिम प्रणाली दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, पौधों या प्राणियों का वह समूह जो समान लक्षणों के साथ एक ही स्तर पर स्थित होता है। मीन्स क्या हो गया कि वैसे जीव जो समान लक्षण और उसके साथ एक ही कैटेगरी में जब रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोले थे, टैक्सोन बोले थे। मतलब किसी भी कैटेगरी का एक सूचक होता है, संकेत होता है, टैक्सोन। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, न्यू सिस्टेमेटिक्स शब्द किसने दिया। ऑप्शन देख लेते हैं, लिनियस, बेंथम एंड हुकर, जूलियन हक्सले और डी कैंडोल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूलियन हक्सले। जूलियन हक्सले ने न्यू सिस्टेमेटिक शब्द दिया। क्लियर है? ऑप्शन सी, जूलियन हक्सले इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। लिनियस को श्रेय दिया जाता है, किस चीज का श्रेय दिया जाता है, थोड़ा देख लेते हैं ऑप्शंस। जैव जनन का सिद्धांत मीन्स थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, दूसरा द्विपद नामकरण, तीसरा माइक्रोस्कोप की खोज, फिर है रक्त परिसंचरण की खोज। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विपद नामकरण पद्धति किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द्विपद नामकरण यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर में दो नाम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जीनस एंड स्पीसीज। यही तो आंसर था हम लोग का, आगे ऑर्डर एंड फैमिली ये सब तो था ही नहीं। हम लोग क्या पढ़े थे कि द्विपद नाम में दो पद होता है, जिसमें पहला पद होता है जीनस का, दूसरा स्पीसीज का होता है। क्लियर है? याद है सबको? याद नहीं है तब भी मौका है, अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं बिगड़ा है, पढ़िए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24,
लेखक द्वारा मूल प्रकाशन के लिए प्रयोग किया गया नमूना है। कौन सा था हम लोग पढ़े थे? आइसोटाइप, सीन टाइप, होलोटाइप, इलेक्ट्रोटाइप। कौन सा टाइप था? होलोटाइप था, जब उसका ओरिजिनल यूज करते थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, समान या अतिव्यापी क्षेत्रों में मीन्स समान क्या मतलब एक ही भौगोलिक क्षेत्र है, या फिर अतिव्यापी मीन्स कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कि बीच में बैरियर आ गया है, चाहे वो बाढ़ वजह से कटान हो गया हो, चाहे कोई चट्टान निकल गया हो, मतलब किसी कारणवश वहां पे क्या हो, सेपरेशन हो जाए, बोला समान यानी कि एक ही क्षेत्र या किसी बाधा के कारण क्षेत्र जो बंट जाए, तो दोनों क्षेत्र में रहने वाली दो या दो से अधिक प्रजातियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, सिबलिंग, सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक और सब स्पीसीज। मीन्स क्या हो गया कि प्रजातियों का स्पीसीज की बात कर रहे हैं, क्लियर है? तो सिबलिंग किसको बोलते हैं? जो एक ही पेट से पैदा ले, जैसे कि भाई बहन हो गए जो एक माँ के हैं, वो सिबलिंग हो गए, मतलब सहोदर यानी कि एक ही पेट से। सिम्पैट्रिक स्पीसीज क्या होता है? सिम्पैट्रिक स्पीसीज जिसमें कि जेनेटिकली मटेरियल क्या होता है, समान होता है। और एलोपैट्रिक में मीन्स मोर देन वन पॉपुलेशन होता है एलोपैट्रिक में, क्लियर है? इसमें जेनेटिक मटेरियल समान होता है, इसमें मोर देन वन होगा तो मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल अलग होगा, क्लियर है? और सब स्पीसीज तो सबको पता ही है। तो क्या कहलाएगा? समान या अतिव्यापी क्षेत्र में रहने वाली दो या दो से अधिक प्रजातियों को क्या कहा जाता है? सिम्पैट्रिक, क्लियर है? 26 नंबर देखते हैं, किसमें सबसे कम समान लक्षण है? किसमें सबसे कम समान लक्षण है? पहला स्पीसीज है जिसमें क्या है, सबसे नीचे है तो समानता है सबसे ज्यादा इसमें होगी, मतलब ये ऑप्शन गया। ये ऊपर है ना, नीचे है, बीच में ये भी गया, ये भी कैंसिल। सबसे ऊपर कौन है यहाँ पे? इस ऑप्शन में क्लास है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27, दो आबादी के मध्य अंतर प्रजनन यानी कि इंटरब्रीडिंग हो सकता है यदि वे समान डैश से संबंधित हैं। क्या होगा? ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज या जीनस। सबसे नजदीकी संबंध किसमें पाया जाएगा यहाँ पे? स्पीसीज में। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी, जो स्पीसीज में सबसे नजदीकी संबंध रहते हैं वो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, जिनको सब स्पीसीज, वेराइटी या रेसेस यानी कि नस्ल कहा गया था, क्लियर है? तो मेरा सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, फेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है किस पर आधारित है? फेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है पैतृक वंश यानी कि एंसेस्ट्रल लिनिएज, इंग्लिश होता है उसका। वर्तमान में अवलोकन योग्य विशेषताएं, इसका तो क्या हो गया कि प्रेजेंट स्थिति में जैसा वो दिख रहा है, उसका जो दिख रहा है हमको वो अभिलक्षण या विशेषताएं वो उस पर आधारित है, या फिर कौन है देखते हैं। ऑप्शन सी सेक्सुअल लक्षण यानी कि यौन लक्षण। ऑप्शन डी डेंडोग्राम्स ऑफ डीएनए। डेंडोग्राम्स का मीन्स होता है कि जो टेक्सोनॉमी संबंध दिखाता है, किसके माध्यम से? डीएनए के द्वारा, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्लियर है? जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी के बीच संबंध को बताता है डेंडोग्राम। तो हम लोग फेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या पढ़े थे कि जो हमको प्रेजेंट में जो अभिलक्षण या कैरेक्टर्स दिखते हैं उसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 29, बोटेनिकल गार्डन प्रदान करती है वन्य जीवन को प्राकृतिक आवास, मनोरंजन के लिए सुंदर क्षेत्र, जर्म प्लाज का एक्सिटू संरक्षण। ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय पौधों का भंडार। तो जर्म प्लाज क्या हो गया? जर्म सेल्स में जो प्लाज्म उपस्थित रहता है, जर्म सेल्स कौन से हो गए? आपके शुक्राणु और अंडाणु, मतलब गैमिट सेल में जो प्लाज्म रहता है वो जर्म प्लाज कहलाता है। और एक्सिटू का मतलब हो गया कि जिस क्षेत्र में जो प्राणी रहता है उस क्षेत्र में ना रह के उसको दूसरे अन्य क्षेत्र में उसको रखना। अदर देन मतलब प्राकृतिक आवास को छोड़ के अलग क्षेत्र में रखना, उसको क्या कह लेंगे? एक्सिटू संरक्षण। मीन्स जर्म प्लाज का एक्सिटू संरक्षण हो गया कि किसी भी जीव को उसे प्राकृतिक आवास में रखने के बजाय उसके दूसरे क्षेत्र में उसके प्राकृतिक आवास जैसा माहौल देके उसका संरक्षण करे, तो उसको एक्सिटू संरक्षण बोलते हैं।
अब उष्णकटिबंधीय पौधों का भंडार, मतलब बोटेनिकल गार्डन प्रदान करती है क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपका साइंटिफिक पर्पस यही होगा। हम क्या करते हैं वहां पे, ताकि हम जीवों की आबादी को क्या करें, बचा के रख सकें, इसके लिए हम उसको ये करते हैं वहां पे। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 30, किसका वास्तविक अस्तित्व है? किसका वास्तविक अस्तित्व है? किंगडम, फाइलम, जीनस, स्पीसीज। कौन होगा, किसका होगा वास्तविक अस्तित्व? जो सबसे न्यूनतम इकाई होगी या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी। कौन है यहाँ? तो स्पीसीज है। स्पीसीज इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 30। क्लियर है? हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस देखते हैं, मतलब एनसीईआरटी जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 सब उसी में मिलाकर लिख दिया। पहले 30 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, अब 31वां क्वेश्चन है। तो 31वां क्वेश्चन देखते हैं। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में स्पीसीज से किंगडम की ओर जाने पर समानताएं क्या होगी? कैसे जा रहे हैं हम लोग, बताया था मैंने आपको। स्पीसीज से किंगडम की ओर मतलब निम्न से उच्च की ओर जा रहे हैं, तो एरो मेरा किधर होगा? ऊपर की ओर होगा। इसका मतलब क्या होगा? समानताएं ठीक इसके विपरीत होगी, मतलब किसका साइन है? ये घटेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा सफिक्स यानी कि प्रत्यय टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में जुड़कर फैमिली को बतलाता है? मीन्स कौन सा प्रत्यय टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में जुड़कर फैमिली को बतलाएगा? तो ALES ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी ONAE, ऑप्शन सी ACAE, ऑप्शन डी AE। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्रेसिकेसी में। क्लियर है? ब्रेसिकेसी फैमिली था तो उसमें भी यही लगा हुआ था प्रत्यय में। क्वेश्चन नंबर 33, सिस्टेमेटिक्स बतलाता है, क्या बतलाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। पौधों और जानवरों की पहचान तथा वर्गीकरण के बारे में। क्या वह सिर्फ पहचान और वर्गीकरण ही बता रहा था क्या? नहीं ना, सिस्टेमेटिक्स क्या करता है, उसका सारा डिटेलिंग बता रहा था। तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। पौधों और जंतुओं के नामकरण तथा पहचान, यहाँ भी सिर्फ नामकरण तथा पहचान दिया, तो क्या नाम और सिर्फ पहचान? नहीं। ऑप्शन सी जीवों के विविधता के प्रकार और उनके मध्य संबंध, मतलब क्या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बतलाता था, क्योंकि उसका सारा डिटेलिंग लेता था सिस्टेमेटिक्स में। कोशिका से लेकर उसका पूरा शारीरिक संरचना तक सारा कुछ उसमें इंक्लूड होता था। तो ये ऑप्शन मुझे कुछ ठीक लग रहा है, देखते हैं नेक्स्ट चेक करके। विभिन्न प्रकार के जीवों तथा उनके वर्गीकरण को, विभिन्न प्रकार के जीव तथा उनके वर्गीकरण को, यहाँ पे क्या बतलाया? सिर्फ वर्गीकरण, संबंध यहाँ पे संबंध का जिक्र नहीं है। संबंध का जिक्र कहाँ पे है? सिस्टेमेटिक्स का खासियत, मेन खासियत यही था कि उनके बीच संबंध को स्थापित करता है। क्लियर है? हालांकि इसे क्या है, सिस्टेमेटिक्स जो है एक ब्रॉड स्टडी है जीवों के बारे में, जिसमें सभी लक्षणों को देखा जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जीनस प्रदर्शित करता है, ऑप्शन ए है एक विशिष्ट प्लांट या एनिमल, मतलब कोई एक जो विशेष पौधा या जानवर देखा था क्या? नहीं ना, एक से ज्यादा स्पीसीज प्रदर्शित करता है वास्तव में। तो ऑप्शन बी है प्लांट्स या एनिमल्स का संग्रह। ऑप्शन सी प्लांट्स, ऑप्शन सी प्लांट्स या एनिमल्स के निकट संबंधी स्पीसीज। क्लियर है? मतलब नजदीकी संबंध स्पीसीज को कौन दिखाएगा? जीनस, मतलब एक जीनस में जो उपस्थित होगा स्पीसीज वो आपस में क्या होंगे? निकट संबंधित होंगे। क्वेश्चन नंबर 35, जीवों के वर्गीकरण में टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम किस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बराबर है? मींस जो टैक्सोनॉमिक इकाई है फाइलम, यह टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में किसके बराबर है, यानी किसके समानता है? फाइलम किसके केस में यूज करते हैं हम लोग? एनिमल के केस में, और प्लांट के केस में डिवीजन। तो ऑप्शन डिवीजन तुमको यही दिख गया, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 36, बोटेनिकल एंड जूलॉजिकल पार्क्स में होते हैं, मीन्स वनस्पति और जैविक उद्यान में होते हैं, क्या केवल स्थानिक या मतलब इसका क्या हो गया? इंडेमिक का अर्थ क्या हो गया? उस प्रॉपर क्षेत्र में, एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव को
वहाँ का स्थानिक जीव बोलेंगे। जैसे कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। अब उसके बाद देखो, विदेशी या एक्जोटिक मतलब केवल एक्जोटिक जीवों के स्पीसीज या केवल विदेशी जीवों के स्पीसीज, क्या बोटेनिकल पार्क में सिर्फ स्थानिक होता है या सिर्फ विदेशी होता है? नहीं, दोनों अकेले अकेले नहीं होता है। तो क्या होता है देखते हैं हम लोग, स्थानिक और विदेशी स्पीसीज का संग्रह मतलब दोनों होता है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि दोनों होता है। ऑप्शन डी केवल स्थानीय पौधों और जानवरों का संग्रह। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस रखिएगा, आपका यही काम आएगा यदि कुछ सोचे हैं एमबीबीएस वगैरह मेडिकल एग्जाम्स के बारे में तो, और यदि बस पास करने का सोचे हैं तब तो फिर जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर 37, टैक्सोनॉमिक की पौधों तथा जानवरों की पहचान तथा वर्गीकरण के लिए एक आवश्यक टैक्सोनॉमिक टूल है। हम लोग पढ़े थे की के बारे में। ये कैसा है? आवश्यक टैक्सोनॉमिक टूल है, मतलब सामग्री या औजार है। यह डैश के निर्माण में प्रयोग होता है। मोनोग्राफ है पहला ऑप्शन, दूसरा फ्लोरा, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। मोनोग्राफ क्या था? उस क्षेत्र का किसी स्पीसीज या किसी जीव का पूरा बतलाता था, जबकि फ्लोरा उस स्थान पे पाए जाने वाले सभी प्रकार के जैविक स्पीसीज के बारे में बतलाता था। फ्लोरा में सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता था। लेकिन दोनों के निर्माण के लिए क्या जरूरी है? हमको उसकी पहचान होना जरूरी है। और पहचान कब होगा? जब हम लोग वहां पे की का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, चाहे मोनोग्राफ बनाइए चाहे फ्लोरा बनाइए, आपको की का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 38, सभी जीव एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि, बोलता है सभी जीव एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं क्योंकि पहला ऑप्शन, उनमें समान प्रकार के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, यानी कि समान प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। ऑप्शन बी, वे समान जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं परंतु अंतर के साथ। मतलब बोल रहा है कि जो जेनेटिक यानी आनुवंशिक पदार्थ है वो शेयर करता है, मतलब विनिमय करता है, एक्सचेंज करता है, परंतु कुछ अंतर के साथ, यानी कि उसमें कुछ इवोल्यूशन हुआ रहता है या फिर कुछ हुआ रहता है चेंजिंग। ऑप्शन सी, सभी की समान कोशिकीय संगठन होती है। बोलता है ऑप्शन सी में कि सभी की समान कोशिकीय संगठन होती है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इनमें क्या देख रहे हैं कि पहला कथन सही है कि उनमें समान प्रकार की जेनेटिक मटेरियल होते हैं, सही बात है। दूसरा भी सही है क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ क्या है? समान तो होते ही है, समान ही शेयर करते हैं वो, परंतु कुछ अंतर के साथ, उसमें कुछ इवोल्यूशन या कुछ चेंजिंग या कुछ अडेप्टेशन आते हैं, तो कुछ मामूली अंतर के साथ वो शेयर करते हैं। ऑप्शन सी भी सही है। सभी में क्या होगा? जब समान जेनेटिक मटेरियल हो तो कोशिका भी मेरा समान होगा और कोशिकीय संगठन भी समान होगा, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? यह समझाने के लिए टिक मारा था, सभी में टिक मत मान लीजिएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सजीवों के अभिलक्षण को डिफाइन करता है, व्याख्या करता है या बतलाता है? तो देखते हैं। पहला क्या है? वृद्धि। हम लोग पढ़े थे कि वृद्धि का क्या है? दो मतलब कंफ्यूजन था वृद्धि में। एक, या तो हम लोग समझ सकते हैं कि नंबर में बढ़ोतरी हो सकता है या उसके भार में बढ़ोतरी होगा, मतलब वहाँ क्या है? कंफ्यूजन है, मतलब सजीवों को वो व्याख्या करने में, परिभाषित करने में सक्षम नहीं है, तो मेरा ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा बी, आवाज करने की क्षमता। आवाज करने की क्षमता यदि हम लोग मानेंगे तो पेड़ पौधे तो आवाज करते नहीं है, तो हम लोग उसको निर्जीव मान लेंगे क्या? नहीं ना। तो ए बी दोनों कैंसिल। ऑप्शन सी, जनन। जनन में देखे थे हम लोग कि ऐसे जीव भी है जो जनन मतलब नहीं कर सकते हैं फिर भी वो जीवित हैं, तो मतलब क्या है? जनन भी मेरा अभिलक्षण को परिभाषित नहीं कर रहा है, तो मेरा लास्ट ऑप्शन बचता है डी, उद्दीपन, यानी बाहरी क्रिया के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करना, उसको उद्दीपन करते हैं। तो सजीवों का क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट अभिलक्षण है जो कि परिभाषित करता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 40, मिलान कर सही विकल्प चुने। यहाँ आपको टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज दिया हुआ है और इधर उसी कैटेगरी का नाम लिखा हुआ है, मतलब उस कैटेगरी में वो आता है, तो हमको मिलान करना है।
इसके सीधा भी ये सब गलत है, लेकिन इसको ऐसे ऐसे करके मिलाना है। तो यहाँ ऑप्शन देखना हमको कि कौन सा ऑप्शन सही है। तुमको पता है कि फैमिली में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, सफिक्स, ये वाला, तो मतलब ये फैमिली होगा। तो चेक करते हैं हम। 5 का ए किसमें है, एकमात्र ऑप्शन नंबर ए में है। आप देखिए जब भी आप इस तरह का ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो यहाँ पे हमको पता कंफर्म पता है कि ये मेरा फैमिली है, तो यहाँ पे बस 5 का ए एक ही ऑप्शन था, तो ये मेरा राइट आंसर हमको तुरंत पता चल गया। लेकिन वही क्या होता कि यहाँ पे ए है, किसी का इधर ए रहता, मतलब क्या बोलते हैं कि यहाँ पे और वेरिएशन होता कि 5 का डी है, किसी में सी है, किसी में बी है, ऐसे रहता, तो क्या होता, तो हम लोग को क्या था कि जिसमें 5 का ए यहाँ पे है, एक बार कहीं और रिपीट रहता 5 का ए, तो क्या होता है यहाँ पे 5 का ए यहाँ भी कॉमन हो जाता और यहाँ पे कॉमन, तो फिर दोनों में देखना पड़ता कि कौन सा नेक्स्ट ऑप्शन देखना पड़ता, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, मतलब कोई भी एक नंबर पकड़ो, ऑप्शन को पकड़ो, उसको देखो। हमको कंफर्म पता है कि 5 का ए ही होगा, तो हम इसका पूरा चेक कर लेते हैं। बोलता है 1 का डी, एक क्या है, ट्यूबेरेसम है। हमको पता है आलू का क्या नाम होता है, सोलेनम ट्यूबेरेसम, जिसमें ट्यूबेरेसम क्या रहता है, स्पीसीज रहता है। तो मैं क्या है 1 का डी, मतलब ट्यूबेरेसम को स्पीसीज बताया, ये ऑप्शन सही है। मतलब 2 में क्या है, पोलीमोन टेल्स, ALES जहां जुड़ गया मतलब क्या है, वो मेरा ऑर्डर है। तो देखते हैं 2 का सी, हाँ ये भी सही है। 3 सोलेनम ट्यूबेरेसम, सोलेनम ट्यूबेरेसम, मतलब ये जीनस नेम, ये स्पीसीज नेम, तो जीनस कहाँ गया यहाँ, तो 3 का ई सही है। नंबर 4 प्लांटी क्या है, किंगडम है मेरा, क्योंकि इसमें क्या जुड़ा हुआ है, AE जुड़ा हुआ है। ALES जहां रहेगा वो क्या होगा, मेरा ऑर्डर होगा, और AE जुड़ा रहेगा वो क्या होगा, मेरा किंगडम होगा। और ACEA ये क्या हो गया, मेरा फैमिली हो गया। क्लियर है, क्लियर है या नहीं? तो मेरा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। अब देखो जो भी साइंस लिया, साइंस में भी बायोलॉजी जो लिया है, और फिर ये सोचता है भविष्य में कि उसको कोई मेडिकल एग्जाम देना है, ठीक है, तो यदि MBBS में जॉब लेना है, मतलब MBBS डिग्री लेना है तुमको, या फिर कुछ और करना है, यानी कि कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई आपको करना है, ठीक है, तो उसमें एक आता है आपका नीट एग्जाम। नीट पहले क्या था, AIPMT था, जो कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, उसके अंडर में आता था। उसमें क्या था कि एम्स जो है अलग हुआ करता था, एम्स के लिए अलग एग्जाम लिया जाता था। अभी नीट को NTA कंडक्ट करवा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्लियर है? तो जब एम्स का जब एग्जाम होता था, या अभी भी होता है एम्स का, तो उसमें क्वेश्चन में क्या रहता है, एम्स टाइप्स क्वेश्चन में एक कथन रहता है और एक कारण रहता है। मतलब कोई एक कथन दे दिया, कोई स्टेटमेंट दे दिया आपको, और साथ में साथ उसका एक्सप्लेनेशन के लिए एक कारण भी दे दिया। क्लियर है? तो देखते हैं हम लोग कि इसमें कैसे ऑप्शन को हम लोग चुनते हैं, ABCD ऑप्शन हम लोग कैसे चुनते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस है। यदि कथन सही है मेरा, कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। हम बोलते हैं, मान लिया कि जलेबी मीठा है, ये मेरा क्या है, कथन है। कारण क्योंकि चीनी मीठी होती है, तो दोनों व्याख्या सही कर रहे हैं, दोनों सही है, कारण भी सही है और कथन भी सही है, तो ऐसे के लिए मेरा ए ऑप्शन रहेगा। अब देखो अलग नंबर 2 कंडीशन, यदि कथन मेरा सही है, कारण सही है, लेकिन क्या कर रहा है, कारण मेरा कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर कंडीशन नंबर 3, यदि कथन मेरा सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है, तो ऑप्शन सी। यदि मेरा कथन भी गलत है, कारण भी गलत है, तो ऑप्शन डी।
अब बताओ यहाँ पे पहला क्वेश्चन, कथन में दिया हुआ है कि स्पीसीज वर्गीकरण की अस्थायी इकाई है, और कारण दिया है स्पीसीज समय के साथ अपरिवर्तनशील होते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि स्पीसीज जो है वर्गीकरण का अस्थायी इकाई क्या था, नहीं था। ये कैसा था, समय के साथ चेंजिंग इसमें आया था। कारण क्या लिखा है, स्पीसीज समय के साथ अपरिवर्तनशील होते हैं। ये तो गलत बात है बॉस। तो हम क्या देखे, कथन भी गलत है या कारण भी गलत है, तो मेरा ऑप्शन आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। आगे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसका ऊपर का नहीं मिटाया हो ताकि आपको ऑप्शन चुनने में आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, कथन में कि लिनियस को वर्गीकी का पिता यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। यह सही बात है। कथन मेरा क्या है, सही है। कारण देखते हैं, उन्होंने द्विपद नाम पद्धति दी जिसका उपयोग आज भी किया जाता है। मतलब उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था हम लोग को, सही बात है ये, और उसका उपयोग आज भी होता है। तो क्या है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि कारण कथन का व्याख्या कर रहा है या नहीं। ये क्या बोल रहा है कि ये द्विपद नाम पद्धति दिया और उसका उपयोग आज भी किया जाता है, किसमें, वर्गीकरण में। तो इसलिए उसको वर्गीकी का पिता कहते हैं। क्लियर है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। क्लियर है। क्लियर है या नहीं, अपने आप से बोलिए यस या नो। तो आज ऑब्जेक्टिव में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग जहां भी रहिए पढ़ाई कीजिए अच्छे से। और अभी 11th का स्टार्टिंग है, तो आपको यदि कुछ करना है इंटर, अभी हम लोग का क्योंकि एजुकेशन लेवल सिस्टम पे इंटर अभी बेसिक लेवल बन गया है। यदि हम लोग का रिजल्ट भी अच्छा होगा, रिजल्ट इन द सेंस ऑफ योर नॉलेज, मतलब आपको यदि आपके पास क्या है, यदि आपने 12th अच्छे नंबरों से पास करा, परसेंटेज अच्छे ले आए 90+, लेकिन आप में नॉलेज नहीं है, मतलब आपको यदि कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसमें बस हाथ खड़े कि हमसे नहीं, मतलब जैसे कंप्यूटर एग्जाम में बिठाया, मतलब एग्जाम में बोर्ड में जब रिजल्ट आया तो 90+ लेके आया, मस्त मिठाई वगैरह खिलाया, सबको बांटा, मस्त मजे किया। लेकिन जब कंप्यूटर एग्जाम में बैठा तो वह क्या हो गया, उसकी हवा वहीं निकल गई। तो वो काम नहीं कीजिएगा, मतलब नॉलेज कोशिश कीजिएगा कि पूरा का पूरा लेने का, क्योंकि आपका भी काम क्या है, पढ़ाई करना। और पढ़ाई से आसान दुनिया में कुछ भी काम नहीं है। आप अगर बगैर आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। यदि आप अभी एज होता है 18 to 26 ईयर्स, यदि इस बीच आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छा सा एक टारगेट बना के पढ़ाई किया, तो आपका लाइफ क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। नहीं तो जिस तरह रेलवे स्टेशन के बाहर जो पटरियां बिखर जाती है, वैसे भी आप बिखर जाएंगे कि ये अब ये करूं या वो करूं। तो उम्मीद है कि आप लोग मुझे सीरियसली लें इस बात पे, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को, ताकि जितने भी ज़रूरतमंद हैं जो ऑफलाइन क्लास अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन आमतौर पर आजकल फ़ोन सभी के पास होता है, तो वो फ्री में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा बिना किसी टॉपिक को गायब किए, और सभी प्रकार के पॉसिबल क्वेश्चंस बताए जाएंगे, और आने वाले समय पे सभी नोटिफिकेशंस की जानकारी दी जाएगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।